आप जब कश्मीर घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, श्रीनगर में वोटिंग पे। ना तो आप ओल्ड कश्मीर जाते हैं जो डाउनटाउन है, वहाँ भी आप नहीं जाते क्योंकि सेफ्टी उतनी नहीं है। हमारे जैसे लोग जाते हैं जिनके यार दोस्त हैं, बाकी नहीं जाते हैं। तो उन इलाकों में अगर हुआ होता तो एक बार लगता कि चलो यार नॉन टूरिस्ट इलाके हैं। टूरिस्ट इलाके तो हाईली सेंसिटिव हैं, हाईली सिक्योरिटी वाले हैं। आप अगर गाड़ी से कश्मीर जाइएगा तो एंट्री करते ही आपको आर्मी दिखनी शुरू हो जाती है, समझ में आ जाता है कि माहौल बदल गया। और वहाँ एक गोली हमारी तरफ से नहीं चली। कहा जा रहा है नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, यानी कि उनके पास पूरी फुर्सत थी। एक होता है कि आए दंदन दंदन गोली मारे और भाग गए। एक ये कि आराम से वो आपसे धर्म पूछ रहे हैं, किसी का पैंट उतार रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि जाके मोदी को बता देना। उनके पास पूरा टाइम है, वो ये कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ पहलगाम में, उसकी तस्वीरें और उसकी वीडियोस अब तक आपने ज़रूर देखी होंगी। सोशल मीडिया पर लगातार उसकी वीडियोस और तस्वीरें वायरल है। लेकिन इस पूरे मामले पर एक अलग तरीके से, जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। ये आतंकी हमला कोई पहला हमला नहीं है। कश्मीर का आतंकी हमलों से संबंध काफ़ी पुराना है, लेकिन इस बार पर्यटकों पर जिस तरीके से ये हमला हुआ, ये एक नया अध्याय है कश्मीर के पूरे इस किस्से में। और इस पूरे मामले पर, इसके जो दूसरे एंगल की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए अशोक कुमार पांडे जी हैं। इनसे बेहतर कोई शख्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनकी जो किताब आई थी कश्मीरनामा, उसको पढ़ने के बाद आप इतना समझ सकते हैं कि कश्मीरियों के दर्द को, कश्मीरियों के हालात को, उनकी स्थिति को, और इस हादसे के बाद, इस हमले के बाद वहाँ रह रहे कश्मीरियों पे, स्थानीय लोगों की क्या हालत होगी, उन तमाम चीज़ों को इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके लगातार पोस्ट आ रहे हैं, एक के बाद एक आप लगातार पोस्ट कर रहे हैं। मैं कल पूरी रात सोया नहीं हूँ और ये मामला, मतलब बाकी लोगों के लिए जो भी हो, कश्मीर का, मैं पैदा तो नहीं हुआ था कश्मीर में, लेकिन आप कह सकती हैं वो मेरी दूसरी मातृभूमि है। लगातार मैं जाता रहा हूँ, इतने सारे दोस्त हैं, परिचित हैं। तो एक और 26 लोगों का मारा जाना, टूरिस्ट का, मतलब 90s में जब आतंकवाद अपने चरम पे था, जब ये बताया, हम लोग तो गए नहीं थे उस समय, हम लोग उस समय बच्चे रहे होंगे, लेकिन जब ये बताया जाता है कि सड़कों पर निकलना मुश्किल था, ये था नॉर्थ कश्मीर पूरी तरह से, उस समय भी कभी ये नहीं सुना गया कि टूरिस्ट को मारा गया है। ये कभी होता ही नहीं था। कश्मीर में एक अनरिटन रूल है कि टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आप देखिए, बर्फबारी हो जाए, रास्ता बंद हो जाए, अगल बगल के लोग खड़े होकर पानी पिलाना, ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका बिजनेस है, उनके कल्चर के अंदर ये है। आप अगर कश्मीर में लगातार जाइएगा, 10-20 ऐसे आपके दोस्त बन जाएंगे जो आपको घर ले जाकर खाना खिलाएंगे। अगर आप कहीं फंस गए हैं तो लोकल लोग तुरंत आपको मदद करेंगे। वो मेहमान नवाजी उनके कल्चर में है और उसको वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए एक बात तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि जो भी ये आतंकवादी थे, इनके लिए आप जितना बुरा से बुरा शब्द इस्तेमाल करना चाहें, दरिंदा कहना चाहें, जो कहना चाहें, ये कश्मीरी तो नहीं हो सकते। ये कश्मीर के दुश्मन हैं। हिंदुस्तान के दुश्मन तो हैं ही, हमारे आपके सबके दुश्मन, दुनिया के दुश्मन हैं ही, लेकिन ये कश्मीर के दुश्मन हैं। कश्मीर पर ऐसा दाग इन्होंने लगा दिया है जिस दाग को मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मिटाया जा सकेगा। इसीलिए जिससे भी मेरी बात हुई कश्मीर में, हर आदमी इस बात को लेकर दुखी है कि यार टूरिस्ट के साथ कैसे तुमने ऐसा कर दिया, और वो भी बैसरण जैसी जगह पे जहाँ इतने टूरिस्ट जाते हैं। मतलब मैं कितनी बार गया हूँ ये गिन नहीं सकता हूँ। खुला सा मैदान है, अक्सर होता है कि नए जोड़े वहाँ पर जाते हैं, शादी के बाद जाते हैं, या पुराने लोग भी वहाँ पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत पीसफुल है। लोकल कश्मीरी वहाँ पर होते नहीं हैं। लोकल कश्मीरी सिर्फ दुकानदार या बाकी सबके रूप में आपके पास होते हैं। वहाँ पर ये हमला होना, और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि हाई सिक्योरिटी जोन है वो, ऐसा नहीं है दूर दराज है। मैं ऐसी ऐसी जगहों पर गया हूं कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो मैं आर्मी को दोष नहीं देता, क्योंकि बहुत किनारे की जगह है। मैं अपने रिसर्च के चक्कर में लोगों से मिलने के लिए जाता था, लेकिन ये तो टूरिस्ट प्लेस है। आप जब कश्मीर घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, श्रीनगर में वोटिंग पे। ना तो आप ओल्ड कश्मीर जाते हैं जो डाउनटाउन है, वहाँ भी आप नहीं जाते क्योंकि सेफ्टी उतनी नहीं है। हमारे जैसे लोग जाते हैं जिनके यार दोस्त हैं, बाकी नहीं जाते हैं। तो उन इलाकों में अगर हुआ होता तो एक बार लगता कि चलो यार नॉन टूरिस्ट इलाके हैं। टूरिस्ट इलाके तो हाईली सेंसिटिव हैं, हाईली सिक्योरिटी वाले हैं। आप अगर गाड़ी से कश्मीर जाइएगा तो एंट्री करते ही आपको आर्मी दिखनी शुरू हो जाती है, समझ में आ जाता है कि माहौल बदल गया। और वहाँ एक गोली हमारी तरफ से नहीं चली। कहा जा रहा है नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, यानी कि उनके पास पूरी फुर्सत थी। एक होता है कि आए दंदन दंदन गोली मारे और भाग गए। एक ये कि आराम से वो आपसे धर्म पूछ रहे हैं, किसी का पैंट उतार रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि जाके मोदी को बता देना। उनके पास पूरा टाइम है, वो ये कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी?
और कश्मीर की सिक्योरिटी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। AFSPA वहाँ पर लगा हुआ है, आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट, तो आर्मी के पास पूरी अथॉरिटी है। और जब आपने एक बार उसको टेरिटरी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो पुलिस तक पर आपका अधिकार है। तो कुछ सफलता मिलती है। कल तक आप दावे कर रहे थे कि वहाँ आतंकवाद खत्म हो गया। अब अगर मान लीजिए कि विफलता हुई है, तो ये क्वेश्चन अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन मोदी जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन डोभाल साहब से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने की, सिक्योरिटी कहाँ थी? सर, आप अपने पोस्ट के जरिए एक और चीज़ कही है कि हमें एक फुल टाइम गृह मंत्री की ज़रूरत है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि कश्मीर मामलों के लिए या तो कश्मीर मामलों का आप अलग से मंत्री बनाइए जो कश्मीर को कायदे से जानता हो और जो कश्मीर में जाकर डील करे, लगातार कश्मीर के टच में रहे, या कम से कम ऐसा गृह मंत्री हो जिसको सरकार बनाने, गिराने, चुनाव प्रचार में कम समय देना हो, सारा समय गृह मंत्रालय पे देना हो। आप देखिए ना, मुर्शिदाबाद में हो जाता है, फिर खबर आती है कि बांग्लादेशी घुसे थे। चलिए, ममता को आप 100 गाली दे दीजिए, लेकिन अगर बांग्लादेशी घुसे थे तो वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम था। बॉर्डर से तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट चलता नहीं है। चाइना के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाइना के साथ लगातार आता है कि यहाँ घुस गए, वहाँ घुस गए। कश्मीर में ये पहली घटना तो है नहीं। दो चार लोग मारे जाते हैं तो बात नहीं होती, और मुसलमान अगर मारे जाते हैं तो बिल्कुल बात नहीं होती है। ये बड़ी घटना है, इसलिए इतनी बात हो रही है। तो अगर लगातार ये चीजें हो रही हैं तो ये गृह मंत्री की विफलता है। सर, एक आखिरी सवाल कि एक जो तबका है जो लगातार इसे एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मनोज मुंतशिर हैं, उनका एक पुराना ट्वीट है जिसको उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि मजहब का कोई धर्म नहीं होता, उन लोगों को अब ये समझ में आएगा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भगवान करे कि अगले जन्म में मैं भेड़िया बनूं और जो लोग ऐसा बोले मैं उनका मुंह नोच लूं। इस तरीके की जो बयानबाजी नहीं पता है कि वो इस जन्म में भी भेड़िया ही हैं। शक्ल सूरत खूबसूरत है, इंसान के तौर पे पैदा हुए हैं, लेकिन है तो वो भेड़िया। अब अगर कोई पलट के सवाल पूछ ले कि ट्रेन के अंदर जिस बंदे ने 4 लोगों का नाम पूछ के मारा था, मुसलमानों को मारा था, उस पर मनोज मुंशिर क्या कह रहे थे? कोई पूछ ले जितनी लिंचिंग होती है, फ्रिज के अंदर मीट चेक किया जाता है, किसी हिंदू के फ्रिज का मीट चेक किया गया? तो ये तो होता है इस देश में। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं और एकदम अलग बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने जब धर्म पूछा तो क्यों पूछा? बैसरण घाटी में या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, शिकारा पे चले जाओ, गुलमर्ग में चले जाओ, सोनमर्ग में, किसी भी ऐसे इलाके में चले जाओ, अगर 100 टूरिस्ट हैं तो उसमें से 95 हिंदू होंगे। ये सब जानते हैं, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। मुस्लिम, इतने टूरिस्ट मुस्लिम नहीं जाते हैं, बल्कि कश्मीरी शिकायत करते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है कम घूमने आते हैं यहाँ पे। वो जाएंगे तो फिर दरगाह वगैरह पे ज़्यादा जाते हैं। तो धर्म पूछने की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? अगर वो ऐसे भी गोली चलाते तो 26 की जगह शायद 50 को मार पाते, और धर्म और उसमें से 50 में से कम 45 हिंदू होते या हो सकता है 50 में से 48 होते। अभी भी एक मुस्लिम फैमिली मारी गई है, साउथ की एक मुस्लिम फैमिली मारी गई है, 2 लोकल मुसलमान मारे गए। धर्म क्यों पूछा उन्होंने? धर्म उन्होंने इसलिए पूछा कि उनकी चाहत थी कि इस मामले को हिंदू मुसलमान की तरह पेश किया जाए। वो जानते थे कि हिंदुस्तान का माहौल ऐसा है कि ये हिंदू मुसलमान की तरह पेश किया जाएगा तो देश भर में इस तरह का तमाशा चलेगा, और जितना हिंदू मुसलमान होगा, हिंदुस्तान जितना कमज़ोर होगा, बंटवारा होगा पाकिस्तान का, उतना ही फ़ायदा होगा। यानी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान में जो उनके हैंडलर बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि ये चीज़ करना, हिंदू मुसलमान लेके आना, ताकि मीडिया में मैसेज जाए, उनको मालूम कर अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर। और जो मनोज जैसे लोग, इस आदमी का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मूर्ख हैं ये, कश्मीर को जानते नहीं हैं। कश्मीर पर 10 मिनट मुझसे बैठ के बहस कर लें, मैं बता दूंगा कश्मीर को ये कितना जानते हैं। ये सिर्फ सरकार की दलाली करने के लिए जहां मौका मिला हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। और खासतौर पे इसकी वो जो फिल्म आई थी जिसके बाद इसकी बहुत बेइज्जती हुई थी, उसके बाद तो बेचारा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। लेकिन जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वो जो हैंडलर बैठा है, जिसने हमारे 26 मासूम लोगों को निर्ममता से मरवाया है, ये उसके एजेंडा पे चल रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल, मोदी जी के नाम सर, ये मोदी जी के नाम जो संदेश दिया जा रहा है कि महिलाओं को छोड़ दिया गया, जब महिलाओं ने कहा कि मेरे पति को मार दिया, बच्चे को मार दिया, तो मुझे भी मार दीजिए, तो उनसे कहा गया कि नहीं, आप जाइए और मोदी को बताइए कि किस तरीके से यहाँ मारा गया है। इसका ये कुछ एंगल समझ नहीं आ रहा। ये वही एंगल है, ये वही एंगल है कि ये सीधे सीधे राजसत्ता को हम चुनौती दे रहे हैं। बहुत सीधा एंगल है ये। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को एक संदेश देना चाहूँगा कि ये सबसे शानदार मौका है। जो बुरा टाइम होता है वो अच्छा टाइम भी होता है। 90% से लेकर 95% तक कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है। हिंदुस्तान का एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। विपक्ष पूरा खड़ा होगा, जनता के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। ये मौका है, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, कश्मीरियों को भरोसे मिलें, सारे हिंदुस्तानियों को भरोसे मिलें, अपने IT सेल के जो ट्रॉल हैं उनको कहें कि इन सारी चीज़ों को बंद करो, और उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसी नीति बने, ऐसी कार्रवाई हो कि इसके बाद पाकिस्तानी आतंकवाद का कोई निशान हमारे देश के ऊपर ना रह जाए। अगर वो ये कर देते हैं
तो वो 3 टर्म 4 टर्म जितने भी प्रधानमंत्री रहे हिंदुस्तान के इतिहास में एक महान प्रधानमंत्री की तरह अमर हो जाएंगे, और नहीं कर पाते हैं तो वो 10 टर्म रह लें लेकिन इतिहास उनको एक बुरे प्रधानमंत्री की तरह देखेगा। सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वहाँ के स्थानीय लोगों के दर्द को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जहाँ लोग कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात करते हैं, आपने वहाँ रह रहे कश्मीरियों की बात की। कश्मीरी पंडितों की भी बात जी, कश्मीरी पंडितों की भी बात की। तो अब जो लोग वहाँ हैं, देखेंगे कि जो वहाँ कश्मीरी पंडित हैं, KPSS करके वो ग्रुप है, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, संजय टिक्कू उसके चेयरपर्सन है, हमारे दोस्त हैं। आप कल रात से उनके ट्वीट देख लीजिए, कितना दर्द है उनके अंदर। एक डर है कि अगर टारगेट हो रहा है तो कश्मीर में हिंदू के नाम पे वो ऐसे हैं, वो तो गाड़ी पकड़ के आ नहीं सकते, उनको तो अपने घरों में रहना है। दूसरा दर्द है कि नंदी मार्ग हुआ इसके पहले बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के जो नरसंहार हुए, आज तक कोई उसमें पकड़ा नहीं गया। और तीसरा सबसे बड़ा दर्द है कि इसके नाम पर जितना हिंदू मुसलमान फैलाया जाएगा, कश्मीर के अंदर उनको उतनी परेशानी होगी। तो अगर किसी को वाकई कश्मीरी पंडितों की चिंता है तो उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद।